तुर्की सीरिया में भूकंप से मौत का आंकड़ा 29,000 के पार। मलबे में दबी जिंदगियां बचाने की कोशिश जारी है। मदद में जुटा हिंदुस्तान। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। लाहौर के ननकाना साहिब की वारदात। पुलिस स्टेशन में घुसती नजर आती है भीड़। सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा है वायरल। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के ऊपर उड़ रही अज्ञात वस्तु को मार गिराने का किया दावा। कल अमेरिका ने भी मार गिराई थी अनजानी चीज। पीएम मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 3 बजे दौसा में दिखाएंगे हरी झंडी। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर। आज जमीयत के अधिवेशन का आखिरी दिन है। महमूद मदनी के बयान पर मचा घमासान। बीजेपी ने कहा मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवाए मदनी। अडानी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय का किया जाएगा घेराव। मुंबई जयपुर में भी दिया जाएगा धरना। कानपुर में पुलिस चौकी के बाहर लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। इलाके में मची अफरा तफरी। यूपी में प्रयागराज के स्कूल में मासूम के साथ बर्बरता। टेबल पर लिटाकर टीचर ने की बच्चे की पिटाई। होमवर्क नहीं करने पर बच्चे को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। आरोपी शिक्षक की तलाश में जुटी पुलिस। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। केप टाउन में शाम 6:30 बजे मुकाबला। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। गुलमर्ग में हर दिन पहुंच रहे हैं औसतन 6,000 से ज्यादा पर्यटक। तो तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29,000 के पार अब पहुंच चुकी है। तुर्की में अब तक 24,617 लोगों की मौत हुई है। सीरिया की बात करें तो अब तक 5,279 लोगों की मौत हो चुकी है। इमारत के मलबे में अब भी लोग दबे हुए हैं और राहत बचाव का काम जारी है। तो यह आंकड़ा अब 29,000 के पार पहुंच रहा है। तुर्की की बात करें तो अकेले यहीं पर 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सीरिया में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इमारतों के मलबे से शवों को बाहर निकालने का सिलसिला अब भी जारी है। तो तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया था, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी मलबा भी नहीं हटाया गया है। कई लोगों के दबे होने की आशंका अब भी है। मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े हैं अब 29,000 के पार पहुंच चुके हैं। सीरिया में 5,000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा हो चुका है। आपको ये भी बता दें, मुश्किल वक्त में तुर्की के साथ भारत खड़ा है। हर संभव मदद भी की जा रही है। तुर्की सीरिया में 29,000 से ज्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं। आलम यह है कि कब्रिस्तान के भीतर जगह नहीं बची है। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। मलबे में जिंदगी की तलाश एक तरफ जारी है। तो सीरिया से ही एक और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप से एक बच्ची को किस तरह से बचाया गया। पिछले 6 दिनों से ये लड़की मलबे में दबी इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। देखिए 6 दिन से मलबे के भीतर ये बच्ची दबी हुई थी। बच्ची को निकाल लिया गया सकुशल बाहर मलबे के बीच। सबसे बड़ा ये चमत्कार है। रेस्क्यू ऑपरेशन 2 महीने की बच्ची को बचाया गया। तुर्की और सीरिया में हर दिन इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं जब मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई घंटों से मलबे में दबे हुए, कई दिनों से मलबे में दबे हुए लोग भी जिंदा बाहर निकल रहे हैं और इस तरह के चमत्कार हर रोज हम देख रहे हैं। तुर्की में भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम जारी है और जोर शोर से चल रहा है। राहत कर्मियों के हौसले की मिसाल आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से बच्ची को राहत कर्मियों ने सुरक्षित बचाया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपदा के 6 दिन बीत जाने के बाद भी बच्ची का सकुशल बच जाना बहुत बड़ी बात है। 6 दिन के बाद बच्ची का रेस्क्यू किया गया और बच्ची सकुशल है। आपदा के बाद राहत कर्मियों का हौसला कितना बुलंद है, इसकी एक और मिसाल भी हम आपको दिखाते हैं। 136 घंटे से मलबे में दबी 7 साल की एक बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया। बच्ची को बचाने के बाद इसके चेहरे के भाव देखिए। ये जिंदगी दोबारा मिलने की खुशी है। 136 घंटे से ये मासूम दबी हुई थी। 7 साल की ये मासूम जिसका रेस्क्यू किया गया। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद से कई लोग कई दिनों से
अलग अलग इमारतों के मलबों में दबे हुए हैं। तो तुर्की के अलावा ये सीरिया की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। भूकंप से काफी ज्यादा नुकसान यहां भी हुआ। आपको सीरिया से ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी इमारतों के मलबे आपको दिखाई दे रहे हैं। सीरिया में हुए नुकसान का अंदाजा आप इस मलबे को देखकर लगा सकते हैं कि यहाँ भी क्या हालात हैं। तुर्की और सीरिया एक साथ यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं शहर। कभी यहाँ पर लोग रहा करते थे, गुलजार हुआ करता था ये शहर, और आज मलबे में तब्दील है। तो तुर्की की इस इमारत से एक छोटी सी बच्ची को भी बचाया गया है। रेस्क्यू टीम तैयार थी, हर तरफ तनाव था, लेकिन इन सब के बीच में टीम को पता था मलबे के नीचे एक बच्ची जिंदा है। तो बच्ची को सही सलामत बाहर निकालने की एक बड़ी चुनौती थी रेस्क्यू टीम के पास। 136 घंटे मलबे में ये बच्ची दबी रही और इस मासूम का सफल रेस्क्यू किया गया रेस्क्यू टीमों की तरफ से। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की सीरिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मरने वालों की तादाद अब हर पल बढ़ रही है और शहर के शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। कब्रिस्तान में जगह भी अब कम पड़ रही है। तुर्की सीरिया में हर ओर तबाही का मंजर है। मलबे में दबी लाशें लगातार निकल रही हैं। तुर्की सीरिया में भूकंप से मौत का आंकड़ा 29,000 के पार कर गया है। अभी भी कई लोग लापता हैं। भूकंप से प्रभावित शहरों में बहुमंजिला इमारतें, घर, मॉल सब धूल और मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तुर्की में ऐसी तबाही कि कब्रिस्तान में जगह भी कम पड़ती जा रही है। शव दफनाने के लिए भी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस वक्त हम तुर्की के उस्मानिया में मौजूद है। उस्मानिया भी भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन आज उस्मानिया की जो तस्वीर है वो बहुत दिल दुखाने वाली तस्वीर है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ कब्रिस्तान में जगह तक नहीं बची है। लोगों की मौत इतनी ज्यादा संख्या में हुई है कि कब्रिस्तान में जगह भी कम पड़ चुकी है। ये इस वक्त हम उस्मानिया के कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर लगातार लोगों के डेड बॉडीज के आने का सिलसिला जारी है। लोगों को यहाँ दफनाया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर जगह भी कम पड़ती जा रही है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, उस्मानिया, तुर्की। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए भारत हर मुमकिन मदद कर रहा है। राहत मदद के साथ लगातार ऑपरेशन दोस्त फ्लाइट तुर्की पहुंच रही। मेडिकल टीम राहत कार्यों में जुटी है। साथ ही बचाव कर्मी मलबे में जिंदगियों की तलाश में जुटे हैं। मुश्किल की घड़ी में भारत तुर्की के साथ खड़ा है। जो भी मदद तुर्की भारत से मांग रहा है वो मदद तुर्की को मुहैया कराई जा रही है। ट्रेजेडी जो तुर्की में हुआ है उसकी सूचना जब भारत में मिली तो प्रधानमंत्री जी ने जब दुख प्रकट किया, संवेदना प्रकट की, उसके साथ यह भी एक घोषणा की थी कि भारत ऐसी स्थिति में तुर्की की हर संभव सहायता करेगा। और उसके अंतर्गत अभी तक तुर्की में 5 C-17 जहाज सहायता लेके आए हैं। तुर्की भूकंप में एक भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि हुई। अजय कुमार नाम के शख्स का मलबे से शव बरामद हुआ है। तुर्की में भारतीय दूतावास ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक अभी तुर्की में करीब 3000 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से कई भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में नहीं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से भीड़ का खौफनाक चेहरा देखने को मिला। ननकाना साहिब में ईश निंदा के आरोप में एक युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। बीच सड़क पर दंगाई भीड़ ने ईश निंदा के आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। भीड़ के इस खौफनाक चेहरे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए पुलिस स्टेशन में घुसते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। ननकाना साहिब में इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या लिखा हो? तो पाकिस्तान में युवक की किस तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ईश निंदा के आरोप में युवक की हत्या की गई। लाहौर के ननकाना साहिब की वारदात है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीड़ का ये खौफनाक चेहरा, भीड़ की हिंसा, पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती दाखिल होती हुई ये भीड़। ईश निंदा के आरोप में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस स्टेशन के भीतर जबरदस्ती ये भीड़ दाखिल होती है। लाहौर के ननकाना साहिब की ये वारदात है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ननकाना साहिब में युवक की हत्या कर दी गई।
इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनीष, इस घटनाक्रम से संबंधित क्या एक्शन लिया गया पाकिस्तान में? थाने के भीतर इस भीड़ ने घुस करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बिल्कुल, देखिए प्रिया, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बेकाबू हैं। ये जो शख्स है इसके ऊपर आरोप लगा था कि इसने इश्क निंदा की है, जिसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। लेकिन वहाँ पर जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने खुद ही ये फैसला किया कि उनको पाकिस्तान के कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है और वो खुद ही फैसला करेंगे, और पुलिस इसमें लाचार थी क्योंकि अचानक भीड़ आई और भीड़ ने इस शख्स को पीट के मार दिया। जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक पहली घटना नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो लगातार कुछ दिनों के अंतराल पर ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर लोगों को कई बार तो ये भी देखा जाता है कि वाकई सिर्फ एक र्यूमर के आधार पर ही लोगों को पीट कर मार दिया जाता है। और अगर हम इस घटना को लें और पिछले कुछ दिनों को देखें तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे हम सिख की बात करें, हिंदुओं की बात करें, उनके ऊपर भी इस तरीके का आरोप लगते हैं और उनकी भी काफ़ी बुरी हालत होती है। कई ऐसे परिवार हैं जिनको अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये पाकिस्तान का वो इलाका है, लाहौर, पंजाब जैसे इलाके, जहाँ पर माना जाता है कि पाकिस्तान के बाकी इलाकों के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा लोगों का जो रहन सहन है या जो एजुकेशन का लेवल है काफ़ी अच्छा है। और लाहौर में और पंजाब में इस तरीके से घटनाएं होती हैं तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के बिल्कुल इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान से बार-बार सामने आती हैं। आप हमारे साथ मनीष बने रहिए। एक और बड़ी खबर बताते हैं। अमेरिका में जासूसी बलून के बाद अब कनाडा में भी इसी तरह की एक चीज नजर आई है। उत्तरी कनाडा में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया, जिसके बाद वहां के सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। फिलहाल संदिग्ध वस्तु की जानकारी भी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये क्या चीज थी। ये जानकारी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करके बताई है, दी है। ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की है। Today, at the direction of the Prime Minister, aircraft assigned to NORAD successfully took down this high-altitude airborne object at approximately 3:41 p.m. Eastern Standard Time. To the best of our knowledge, this was the first time that a NORAD operation has downed an aerial object. The object was flying at an altitude of approximately 40,000 feet, had unlawfully entered Canadian airspace, and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. The object was downed approximately 100 miles from the Canada-United States border over Canadian territory in central Yukon. मनीष, पहले अमेरिका में और फिर कनाडा में इस तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आना क्या बताता है ये? देखिए, ये बताता है कि दुनिया अब समझने लगे है कि चाइना दरअसल जासूसी किस तरीके से करता है, चाहे वो वेदर के बहाने कि उनको रिसर्च करना है या फिर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के बहाने। चाइना लंबे वक्त से यूरोपियन देशों को, अमेरिकन देशों को और भारत में भी वो जासूसी करते हैं। और अब अमेरिका में जिस तरीके से अगर आपने देखा तो जो बाइडेन के ऊपर एक दबाव बना था, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले चाइना का स्पाई बैलून उनके यहाँ देखा गया था, यूएस ने एक्शन लिया। यूएस ने 6 ऐसी कंपनियों को बैन भी किया है जो चाइना के एरोस्पेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और इसी तर्ज पर अब कनाडा ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और आप आने वाले समय में ये भी देखेंगे विशाल कि यूरोप के भी कई देशों में ऐसे जो बैलून हैं, चाइना के रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप इस बात को जानते हैं कि चाइना अक्सर ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट के बहाने वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जो ड्यूल यूज़ के लिए बनी होती है, जिसका रिसर्च में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी देश की जासूसी भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब सारे देश चाइना के खिलाफ इसको लेकर के लामबंद हो रहे हैं और आने वाले टाइम में आप कई और दूसरे देशों को भी देखेंगे जो ऐसे एक्शन लेते हुए दिखेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से जयपुर का सफर करीब 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वहीं दिल्ली में अगर आप रहते हैं और मुंबई जाना है तो महज 12 घंटे में आप मुंबई पहुंच सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में 18,100 करोड़ रुपए की लागत लगी है।
अब सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर का सफर पूरा हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। एक्सप्रेसवे शुरू होने से कई शहरों के बीच की दूरी घट जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी में 12% की कमी आएगी। सड़क की लंबाई 1424 किलोमीटर से कम होकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी। यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। पहले जहां 24 घंटे लगते थे, अब वहीं 12 घंटे लगेंगे। इस प्रोजेक्ट में 18,100 करोड़ रुपए की लागत आई है। 8 लेन वाली ये एक्सप्रेसवे देश की पहली एनिमल पास और स्ट्रेचेबल हाईवे है, जहां जरूरत पड़ने पर इसे 12 लेन में बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को इस वक्त ये पूरा जो इस वक्त 6 राज्य हैं वो जुड़ेंगे और इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर ये एक्सप्रेसवे साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से मुंबई की यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी हमने आपको बताई है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण का आज शुभारंभ करेंगे। एक और खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज जमीयत उलमाए हिंद के 3 दिन के अधिवेशन का आखिरी दिन है, जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहा है। अधिवेशन में जमीयत अध्यक्ष महमूद मदनी के दिए गए बयान पर अब सियासी बवाल भी मचना शुरू हो गया है। मदनी ने यह कहा था कि उन्हें सनातन धर्म से कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस्लाम से भी किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद बीजेपी ने मदनी को घेरा है। जमीयत के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। महमूद मदनी की तरफ से जो बयान दिए गए उसे लेकर सियासत भी हो रही है। आपको बता दें, मदनी ने इशारों में बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि हमें सनातन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और को इस्लाम से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैसा भी ले लिया, फिर सीने पर मूंग डाल रहे हैं। अब इनको ये भी चाहिए, उनको ये भी चाहिए, उनको ये भी चाहिए, और ये तो औलाद है उनकी, मुसलमान बादशाहों का नाम लेके। मैं कहना चाहता हूं, जिनका कनेक्शन उनके साथ होगा तो उन्होंने अपना दरवाजा 1947 में बंद कर लिया, चले गए। मेरा कनेक्शन तो इस सरजमीन के साथ नहीं है, मेरा वतन है। बार बार पहले भी कहता रहा हूं, इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके। भारत तनव्वुआत और तकसीरी मुआशरे का हामिल खूबसूरत मुल्क है। हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, वो हरगिज़ इस मुल्क की मिट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। हम यहाँ ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नज़रियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज़ और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। हमारी नज़र में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी ने कहा कि इस्लाम बाहर मुल्क से आया कोई मजहब नहीं। मदनी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से कोई धार्मिक मतभेद नहीं, बल्कि वैचारिक मतभेद है। हमें सनातन धर्म से कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपको भी इस्लाम से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है। हमें सनातन धर्म के फरोग से कोई शिकायत नहीं। आपको भी ध्यान कीजिएगा, आपको भी इस्लाम के फरोग से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताने पर बीजेपी मदनी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि मदनी मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने को क्यों नहीं कहते। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे जमीयत के 34वें 3 दिवसीय अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। आपको कुछ करना है तो भारत में वंदे मातरम बुलवाइए। आप अपने लोगों से जो लोग आपका विरोध करते हैं वंदे मातरम बोलने का, उनको वंदे मातरम बुलवाइए। भारत हम लोग माता है, जो वो उस भारत माता की जय बोलिए। आदित्य प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, 3 दिन तक ये अधिवेशन यानी कि आज आखिरी दिन है जो चल रहा है,
हर दिन कुछ ना कुछ मदनी की तरफ से ऐसे बयान दिए गए हैं जो उकसाता है लोगों को। थोड़ी सी कुर्बानी आपको मजीद पेश करनी है। जी बिल्कुल प्रिया, अधिवेशन की जो शुरुआत है, समापन सत्र की शुरुआत है, वो हो चुकी है। आप मंच पे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कई धर्म गुरु बैठे हुए हैं। उसके साथ ही मदनी भी मंच पे हैं। 11:30 बजे के आसपास मदनी का संबोधन शुरू होना है। उससे पहले कई वक्ता जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जो जमीयत उलेमा हिंद के जो कई प्रादेशिक अध्यक्ष हैं वो उनका अभी यहाँ पर संबोधन चल रहा है। इसी संबोधन में अभी जनरल सेक्रेटरी ने तुर्की में जो भूकंप ग्रसित लोग हैं उन लोगों के लिए 1 करोड़ की मदद का भी ऐलान किया है। यहाँ आज अधिवेशन के बाद बहुत सारे निर्णय पे बातचीत हो सकती है। लगातार जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं। किस तरीके से है उनके तहत ही मुस्लिम लोगों को जीना चाहिए और कहीं ना कहीं जो इस्लामिक पंचायतें हैं उन पे अपना भरोसा बढ़ाना चाहिए। जी प्रिया, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।